गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में अपन ने कितना 37(1) तक किया था ना डिस्कस। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में पहला सेक्शन कौन सा है? 28। क्या दिया है 28 में? चार्जिंग सेक्शन। इसमें टोटल 9 इनकम्स दिए हैं। हम लोगों ने अभी तक 8 इनकम्स डिस्कस कर ली है, पहले 7 डिस्कस की थी। अब 8th इनकम हम लोगों ने 35AD सेक्शन के अंदर डिस्कस कर ली। अब उसमें याद करो तो पहला था प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेकेंड था कंपेंसेशन रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, थर्ड था परक्विजिट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ था रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। शेयर इन प्रॉफिट जो भी मिलेगा पार्टनर्स को, शेयर इन प्रॉफिट वो कवर नहीं होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता शेयर इन प्रॉफिट पे। फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद एक हमने डिस्कस किया था एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स करके, जिसमें एक आ रहा था ड्यूटी ड्रॉबैक दैट इज रिफंड ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, एक था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस एंड और एक था कैश असिस्टेंस करके। सो ये तीन चीज़ें एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनटेंजिबल असेट। उधर पता है मैंने वो प्रैक्टिस का एग्जाम्पल दिया था कि मैं प्रैक्टिस में से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और तुम दोनों ने मुझे अमाउंट पे किया था टैक्स की प्रैक्टिस ना करने के लिए। फिर हमने स्टार्ट किया था विद सेक्शन नंबर 29। क्या था 29? फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्या दिया है फॉर्मेट के अंदर? तो फॉर्मेट में आप लोगों को लिखा है नेट प्रॉफिट से आप स्टार्ट करो एज पर P&L अकाउंट, देन यू ऐड ऑल द एक्सपेंसेस which are debited to P&L account but not allowed as a deduction. Then you add incomes which are not credited to P&L account but taxable under the head business and profession. So वो सारी इनकम्स को आप क्या कर देना? ऐड कर देना। फिर लेस क्या करना? इनकम्स विच आर सॉरी एक्सपेंसेस विच आर नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट अलाउड एज डिडक्शन, एंड और एक लेस क्या करना? इनकम्स विच आर क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट but taxable under the head business, taxable under other heads और exempt। फिर हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 30 से। 4 खर्चे कवर्ड है सेक्शन 30 में: रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी एंड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। 31 में 2 खर्चे कवर्ड है: रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। 32 डेप्रीसिएशन। अब यहां पे हम लोग ने एक नया सिस्टम पढ़ा डेप्रीसिएशन का, एंड दैट इज ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। आप क्या करोगे? असेट्स का ग्रुप बनाओगे और ग्रुप जो है उसको क्या करना स्टार्ट करोगे? डेप्रीशिएट करना स्टार्ट करोगे। यहां पे आप नंबर ऑफ डेज में कभी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। आप डेप्रीसिएशन या तो फुल रेट लोगे या तो हाफ रेट लोगे, और अगर असेट का लेस देन 180 डेज यूज हुआ है और करंट ईयर में ही खरीदा है तो फिर हाफ रेट आएगा, नहीं तो फुल रेट आएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट में यू विल स्टार्ट विथ ओपनिंग WDV, देन एडिशंस, उसमें लेस देन 180 डेज, अदर्स, लेस सोल्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट डे पे क्लोजिंग WDV जो है उसमें नंबर ऑफ असेट्स पॉजिटिव होने चाहिए और वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जब तक ये दो चीजें क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, तब तक आप क्या करोगे? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे। थोड़े बहुत अगर असेट्स आपने बेचे भी तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है ना, वो अपने आप दूसरे असेट्स में एडजस्ट हो जाता है। अब उसके बाद एडिशनल डेप्रीसिएशन करके हमने डिस्कस किया था। एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता किसको है? जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है या फिर एंगेज्ड है इन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। मिलेगा ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी में भी एक लिस्ट है इन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी का, जिसमें सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे आप लोगों को ये एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। फिर
मोटर कार, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस एंड ऐसा प्लांट एंड मशीनरी हुज एंटायर कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। रेट ऑफ एडिशनल डिप्रीसिएशन इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड अगर असेट लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो 10% इस साल लेना है, 10% नेक्स्ट ईयर लेना है। एडिशनल डिप्रीसिएशन का बेनिफिट आपको एक असेट पे सिर्फ एक ही बार मिलता है। एंड बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर एंड उसमें भी आपको एडिशनल डिप्रीसिएशन मिलेगा। फिर जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स है उनके पास ऑप्शन है कि वो लोग इंडिविजुअल असेट सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं या फिर ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वो लोग इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल असेट सिस्टम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उन लोगों को एक एक असेट पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और मेथड हो जाएगी SLN। अब अगर उन्होंने कल उठ के असेट बेचा और असेट WDV से कम में बेचा है तो इट इज टर्मिनल डेप्रीसिएशन। WDV से ज्यादा में बेचा अप टू कॉस्ट, इट इज बैलेंसिंग चार्ज, यू विल क्रेडिट टू PNL अकाउंट एंड कॉस्ट से जब भी ज्यादा में बेचोगे तो इट इज कैपिटल गेन्स। फिर हमने पढ़ा था व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। तो असेट जब आप खरीदते हो तो उसके लिए जो भी पेमेंट करते हो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सब ऐड कर देंगे। GST भी हम ऐड करेंगे अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो, एंड सब्सिडी जो है वो हम लेस कर देंगे। फिर अगर कोई भी असेट तुमने खरीदा है जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है और उसके लिए तुम पेमेंट कर रहे हो जो 10,000 से ज़्यादा है एक ही दिन में और प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो असेट पे आपको डेप्रीसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगर कोई असेट आपने पहले पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है फिर बिजनेस में लेके आए हो तो पहले आप क्या करो, असेट के एक्चुअल कॉस्ट ले लो और उसमें से नोशनल डेप्री माइनस करो एंड फिर जो आंसर बचेगा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। बट ये प्रोविजन बनाया गया है ओनली फॉर बिल्डिंग। अदर असेट्स में तो डायरेक्टली आपको क्या लेना है, एक्चुअल कॉस्ट ही लेना है। असेट अगर सेल करके वापस से रीअक्वायर किया है तो WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर। एंड लास्ट, अगर असेट यूज हुआ है पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस तो आपको उतना ही डेप्रीसिएशन असेट की वैल्यू में से लेस करना है जितना आपने PNL में डेबिट किया है। फिर हमने पढ़ा था 35 साइंटिफिक रिसर्च। इसमें दो पार्ट्स थे, एक था इन हाउस रिसर्च एंड सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूशन। इन हाउस रिसर्च में वापस से दो पार्ट्स थे, प्री कमेंसमेंट एंड पोस्ट कमेंसमेंट। प्री कमेंसमेंट में वापस से दो पार्ट्स थे, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सैलरीज एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल अलाउड है और ये अलाउड है प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के प्री कमेंसमेंट एंड अलाउड होंगे इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंस में भी सारे अलाउड है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड एंड पोस्ट कमेंसमेंट में भी सारे अलाउड है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। कंट्रीब्यूशन में दो पार्ट्स थे कि अगर आप डोनेशन दे रहे हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, किसको डोनेशन दे रहे हो, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, IIT, नेशनल लेबोरेटरी एंड इंडियन कंपनी, तो 100% डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर आप सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हो टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन तो फिर 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई असेट आपने खरीदा फॉर साइंटिफिक रिसर्च, समझो वो असेट 10 लाख का था, आपने PNL में 10 लाख डेबिट कर दिया, कल उठ के अगर वही असेट आपने सेल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कार्ड हो गया, 8 लाख मिला PNL क्रेडिट, 10 लाख मिला PNL क्रेडिट, 12 लाख मिला, 10 लाख PNL क्रेडिट, 2 लाख कैपिटल गेन। और अगर असेट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हुआ है वो आप अपने बिजनेस में लेके आ गए तो फिर बिजनेस में उसकी वैल्यू ब्लॉक में नील लिखनी है। तुम्हें याद आ रहा है क्या सब कुछ? 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, टोटल 14 बिजनेसेस है जो स्पेसिफाइड बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। अगर आपने कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया तो एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, तो जितने भी आपके कैपिटल खर्चे होंगे वो सारे के सारे आप PNL अकाउंट में क्या कर सकते हो, डेबिट। दो खर्चे नहीं मिलेंगे, एक कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड, कोई भी असेट खरीदो जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है
एंड उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो एक ही दिन में और प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हो और पेमेंट भी 10,000 से ज़्यादा है, तो वो असेट नहीं मिलेगा। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस जो है वो आपको माइनस करने मिलेंगे, बट विथ अ कंडीशन कि वो सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होने चाहिए, एंड प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने मिलेंगे आपको इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। आपका बिजनेस न्यू बिजनेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा याद करो, इधर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं होना चाहिए। फिर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अगर आपके बिजनेस में है तो वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब अगर आपने कोई भी मशीन इंपोर्ट करवाया है और इंपोर्ट के बाद आप उसके इंडिया में फर्स्ट यूजर हो एंड इस पे किसी ने भी अभी तक डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया है, तो फिर ऐसे मशीन्स को हम न्यू मशीन्स मानेंगे। फिर जब आप 35 AD सेक्शन में जाते हो तो आपको 10AA करके जो सेक्शन है वो 80JJA, 80QQB एंड 80RRB, ये 4 सेक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद ऑडिट कंपलसरी है। स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस आया तो यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, एंड वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम। फिर उसके बाद अगर तुमने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए असेट खरीदा, पूरा कॉस्ट पीएनएल में डेबिट किया, अब समझो वही असेट कल उठ के सेल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, तो आप क्या करोगे, पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे कितना भी। इधर कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पीएनएल क्रेडिट जो होता है दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 28 जो अपना चार्जिंग सेक्शन है। और अगर सेल डिस्ट्रॉय डिस्कार्ड नहीं हुआ देन यू शुड यूज दिस असेट फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। अगर 8 साल बाद तुमने स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट किया तो नॉन स्पेसिफाइड में ब्लॉक में उसकी वैल्यू नील लिखने की, बट अगर 8 साल के अंदर शिफ्ट कर दिया तो यू विल स्टार्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। एक्चुअल कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे, डेप्रीसिएशन, और जो बचेगा उतने में हम ऐसा समझेंगे कि स्पेसिफाइड ने नॉन स्पेसिफाइड को बेचा है। याद आया कुछ? 35 DDA वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट। जब से आप पेमेंट करोगे 5 साल में डिडक्शन ले लेना। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें आपको पहले एक लिस्ट दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, जो भी आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए पहले तो आप उसको ऐड कर दो। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको कंपेयर करना है एक लिमिट के साथ, विच एवर इज लोअर उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। अब लिमिट क्या है, तो इंडियन कंपनीज के केस में लिमिट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, एंड अदर्स में लिमिट क्या है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। लिमिट में कंपेयर करने के बाद सुनो, लोअर आया वो लो, और वो भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है डिडक्शन। 35D हो गया। फिर उसके बाद 35CCA करके एक छोटा सा प्रोविजन लिखा है होगा कि अगर आप डोनेशन देते हो इन नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो फिर आपको हम डिडक्शन दे देंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1, याद करो, इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए, स्टॉक इन ट्रेड के लिए, तो वो माइनस करने मिलेगा। सबसेक्शन 1B हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस प्रीमियम, बट इधर एक कंडीशन थी कि मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए अदर देन कैश। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज। नाउ दिस सेक्शन वाज सब्जेक्ट टू विच सेक्शन, 43B। 43B क्या बोलता है कि अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके आप पे कर दोगे तो इस साल मिलेगा डिडक्शन, नहीं तो जब ही पे किया तभी। फिर 36(1)(3) इंटरेस्ट ऑन लोन, आप लोन किसी से भी लो हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, सिर्फ लोन लेनी चाहिए आपको फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप लोगों ने स्पेसिफाइड पर्सन से लोन ली है तो 43B के हिसाब से मिलेगा, अगर आपने किसी अदर पर्सन से लोन ली है तो एज पर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसी। 3A में जीरो कूपन बॉन्ड्स,
तो ये बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं एट डिस्काउंट, और ये बॉन्ड्स जो है वो रिडीम होते हैं एट पार और प्रीमियम। अब ये बॉन्ड्स में जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो कंपनी को राइट ऑफ करना है ओवर लाइफ ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड की लाइफ है उतने सालों। 3614 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड, जिसका आपको डिडक्शन मिलता है सब्जेक्ट टू 43B। 4A एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आपको याद हो तो पहले एक लिमिट थी, लिमिट के साथ कंपेयर करो और फिर आपको डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन मिलेगा एज पर 43B। लिमिट जो थी वो याद करो, वो थी 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म। 40A7 प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड, बट इसके अंदर दो एक्सेप्शंस थे कि अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंड ग्रेचुइटी इज पेएबल एंड प्रोविजन इज मेड देन इट इज अलाउड, एंड फिर ग्रेचुइटी फंड बनाया तो उसमें अलग से पैसा डाल दिया एज पर 43B। 3615 में मिलेगा, माइनस करना है। 3615A एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को आएगा तो वो इनफ्लो है और वो आपको इनकम में दिखाना पड़ेगा, और जब वो जाएगा तो डेबिट करना पड़ेगा, बट जाएगा वो डेबिट तभी हो सकता है व्हेन इट इज डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फंड एंड नॉट फाइलिंग रिटर्न। 3617 बैड डेब्ट्स, अब आरडीडी जो है वो अलाउड नहीं है क्योंकि वो आपका एस्टिमेटेड लॉस है। बैड डेब्ट्स अलाउड है बट विथ अ कंडीशन कि आपने कभी ना कभी वो डेट को अपनी इनकम कंसिडर किया है तो ही माइनस करने मिलेगा, बट ये वाली कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर एंगेज्ड इन मनी लेंडिंग बिजनेस। एंड कल उठ के अगर रिकवरी हो गया ऑफ बैड डेब्ट्स तो टैक्सेबल हो जाएगा एज पर 41(4). 3619 फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, जिसका डिडक्शन सिर्फ कंपनीज को मिलता है और रेवेन्यू एक्सपेंस सारा मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंस 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 15 एंड 16 एसटीटी एंड सीटीटी, ये मैंने आपको बोला था कि हम कैपिटल गेन्स में डिस्कस करेंगे। 37(1) जनरल डिडक्शन। 37(1) जो है उसमें आप लोगों को क्या दिया है, कोई भी ऐसा खर्चा जो 30 से लेके 36 में कवर्ड नहीं है, प्लस वो खर्चा कैपिटल नहीं है, इलीगल नहीं है, पर्सनल नहीं है, नोशनल नहीं है, बिजनेस के लिए जरूरी है, वो सारे खर्चे अलाउड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जो था वो था CSR एक्सपेंसेस माइनस करने नहीं मिलेगा, बट यस अगर कोई CSR एक्सपेंस 30 से लेके 36 में कवर्ड है तो वो आप माइनस कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन ने क्या देखा था उधर, पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके ब्रोशर पैम्पलेट न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट्स करवाते हो तो वो भी यू कैन से आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को 80 GGB एंड GGC के अंदर उसी चीज़ का डिडक्शन मिलता है। फिर हम लोगों ने एक टैक्स को लेके नोट बनाया था कि जो भी आप डायरेक्ट टैक्स पे करोगे वो सब आपको माइनस करने नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आप माइनस कर सकते हो। इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर तो वो माइनस करने नहीं मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स लॉ में नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का इंटरेस्ट मिलेगा। और पेनल्टी अगर आपने पे किया इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ तो मिलेगा ही नहीं कभी भी, बट अगर पेनल्टी पे किया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा। कुछ याद आया क्या ये? चलो अब अपने को नेक्स्ट जो प्रोविजन डिस्कस करना है थोड़ा सा बड़ा प्रोविजन है, ध्यान से समझो। सेक्शन नंबर 40A करके है। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, मतलब ऐसे खर्चे जो आप माइनस नहीं कर सकते हो, आपको अलाउड नहीं है ये खर्चे, तो ये खर्चे आप भूल जाओ। अभी अब ध्यान से समझो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ना है अपने को अभी, एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब माइनस करने नहीं मिलेंगे, ऐसे खर्चे अपने को डिस्कस करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला खर्चा, थोड़ा सा ध्यान देना अभी क्योंकि ये प्रोविजन जो है थोड़ा सा हैवी है।
एक पर्सन है जो पेयर है, दूसरा पर्सन जो है वो है पेई। समझो ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड और यहां पे मिस्टर देव जो है वो काम कर रहे हैं। अब एबीसी लिमिटेड देव जो है ना उसको कोई भी अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं। नाउ दिस अमाउंट कैन बी प्रोफेशनल फीस, इट कैन बी रॉयल्टी, इट कैन बी रेंट, दिस अमाउंट कैन बी सैलरी, बोनस, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये पर्सन इसको पेमेंट कर रहा है, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, रेंट, सैलरी, बोनस, कोई भी अमाउंट, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या कि एबीसी के लिए, एबीसी लिमिटेड के लिए ये अमाउंट क्या है बोलो, एक्सपेंस है, और यही अमाउंट पे ई के लिए क्या है, पे ई के लिए क्या है बोलो, इनकम। अब ये जो सेक्शन मैंने ऊपर लिखा है कौन सा, 40A, ए ब्रैकेट में आएगा और ए स्मॉल है। जो 40A सेक्शन मैंने ऊपर लिखा है ये हमें पढ़ना पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट 2 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा पहले पेई के बुक्स में क्या होगा। थोड़ी देर के लिए पेई एक्सप्लेन करूंगा, बट सेक्शन याद रखना, सेक्शन पेई के लिए नहीं है, सेक्शन पेयर के लिए। अब ध्यान से सुनो, अब समझो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल कि ये प्रोफेशनल फीस का पेमेंट हो रहा है 1 लाख रुपीस पर मंथ, क्या जा रही है देव आपको, प्रोफेशनल फीस। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन प्रोफेशनल फीस का। अब ये पेयर है ना, पेयर, उसको गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने पेयर को बोला भाई एक काम कर, तू जब भी पेमेंट करेगा ना देव को, इसमें से क्या काट लेना, टीडीएस। अब टीडीएस के कुछ परसेंटेज है, कहीं पे 5%, 2%, 1%, 10%। मैं वापस से एग्जाम्पल ले रहा हूं, कितना है बोलो, 10%। तो 10,000 रुपया काट लेना और 90,000 रुपया ही देव को देना। मतलब ये 90 किसको जाएगा, देव को, और 10 किसको जाएगा, 10,000 गवर्नमेंट को। ऐसा गवर्नमेंट ने किसको बोला करने के लिए, पेयर। अब तुम समझो पेई जो है, पेई, उसके लिए पेयर जो है, पेयर वो कौन है, कैन आई से पेयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ये पेई को इनकम कहां से आ रही है, पेयर से, तो पेयर कौन है, सोर्स ऑफ इनकम है। अब ये पेयर ने क्या किया, जो पेई को अमाउंट देना चाहिए था, कितना, 1 लाख, उसमें से कुछ अमाउंट काट के गवर्नमेंट को दे दिया। ये जो गवर्नमेंट के पास टैक्स गया वो किसका गया, एबीसी का गया कि देव का गया, देव का गया। अब तुम समझो वो टैक्स किसने दिया, देव का, कहने से ये पेयर ने। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब क्या, जहां से आपकी इनकम का सोर्स है, जहां से आपकी इनकम का सोर्स है, वही पर्सन अगर टैक्स काटे और गवर्नमेंट को दे दे, उसको हम बोलते हैं टीडीएस। अब ये जो सेक्शन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले बताओ मुझे, पेई के पेयर, पेयर। लेकिन अब मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूं पेई के बुक्स में। अब ये पेई जो है, पेई, इसका टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया। अब पेई क्या बोलेगा कि मेरी जो इनकम है, इनकम वो है साल की 12 लाख, 1 लाख के हिसाब से इनकम तो 12 लाख ही है ना, टैक्स उसमें से गया है। फिर इसके कुछ खर्चे होंगे इनकम कमाने के लिए, तो ये खर्चे माइनस करेगा देव, उसको बिजनेस इनकम मिल जाएगी, क्योंकि प्रोफेशनल फीस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। फिर देव आपकी अगर कोई अदर इनकम्स है तो आप क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, एंड क्या मिल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। एंड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम देव यू गिव इफेक्ट ऑफ डिडक्शंस, that is from section number 80C to 80U. All these deductions are covered under chapter 6A, and you give effect of all the deduction, then you will get net total income. And now on net total income you calculate your total tax. How much tax you are liable to pay, that is basic tax, surcharge, HEC, rebate, marginal relief, फिर अपना रिलीफ अंडर सेक्शन 89, पता है वो सैलरी में करवाया था, सब कैलकुलेट करो। अब समझो देव आपका टोटल टैक्स जो आ रहा है, टोटल टैक्स, केस 1
इज 1,50,000। अब आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट देखो ये एबीसी लिमिटेड ने आपको हर महीने 10,000 दे दिया है, तो गवर्नमेंट आपके पास पहले से ही 1,20,000 पहुंच चुका है, मतलब मुझे और कितना देना है, 30,000 रुपया देना है। और सेकेंड सिचुएशन, समझो आपका टैक्स आया सिर्फ 80,000, तो आप क्या बोलोगे देव गवर्नमेंट को कि मैं तो ऑलरेडी 1,20 पे कर चुका हूं, तो 40,000 क्या करो, रिफंड दो। सो ये जो इनकम टैक्स रिफंड आपको आएगा, इनकम टैक्स रिफंड, क्या ये देव आपके लिए इनफ्लो है? इनफ्लो, आंसर इज यस। पैसा आ तो रहा है ना, इनफ्लो तो है। क्या ये आपके लिए इनकम है? इनकम, तो आंसर इज नो। ये इनकम थोड़ी है आपके लिए। तुम्हें समझ में आ रहा तो ऑलरेडी इसमें 12 लाख के अंदर आपने पूरा ही कंसिडर कर लिया है। समझा कि नहीं समझा? और अब इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा बोलो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। क्या ये आपके लिए इनफ्लो है? यस। क्या ये आपके लिए इनकम भी है? यस। ये इनकम टैक्सेबल कहां पे है? ये टैक्सेबल है अंडर अदर सोर्सेस। याद रखना, अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया? अभी मैंने आपको पेई, पेई को तो जो टीडीएस है ना, टीडीएस जो पेई का टीडीएस कटता है, दैट इज लाइक एन असेट फॉर हिम। असेट क्यों? क्योंकि कल उठ के उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, उसमें से वो क्या कर देगा? माइनस। तो ये एक 10,000 रुपया इज लाइक व्हाट? असेट। किसके लिए? पेई के लिए। और या फिर तुम ऐसा भी समझ सकते हो, दिस इज लाइक अ टैक्स विच इज पेड इन एडवांस। एडवांस में भर दिया है, फिर कल उठ के देख लेंगे, फाइनल सेटलमेंट करेंगे। अब ये दो चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए जो मैंने इधर लास्ट में लिखी है। ये जो 40,000 रुपया मिला, क्या वो पैसा आ रहा है? आ रहा है। इनकम है क्या? नहीं। बट इसके ऊपर 40 के ऊपर क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। क्या वो इनफ्लो है? यस। क्या वो इनकम भी है? यस। टैक्सेबल कौन से हेड में है? अदर सोर्सेस में। अरे बोलो, समझा? अभी अपने को पढ़ना सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? पेयर। नाउ फ्रेंड्स, इट इज हुज ड्यूटी, ये किसकी ड्यूटी है कि टीडीएस काटना चाहिए? किसकी ड्यूटी है? टीडीएस गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए। पेयर। अब ये जो सेक्शन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रहा हूं? पेयर। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड। एक्सपेंस किसके लिए? पेयर के लिए। अब ध्यान से सुनो, पहला ड्यूटी ऑफ पेयर, ड्यूटी नंबर 1 इज डिडक्ट टीडीएस। बोलो, व्हाट इज ड्यूटी नंबर 1? मतलब पहले टीडीएस काटो, ऐसा किसको बोला हमने? पेयर को बोला। एंड व्हाट इज सेकेंड ड्यूटी ऑफ पेयर? डिपॉजिट टीडीएस। ये दो ड्यूटीज है। बोलो, किसकी ड्यूटीज है ये? पेयर की। ड्यूटी नंबर 1 क्या है? एंड ड्यूटी नंबर 2 क्या है? डिपॉजिट टीडीएस। सुन रहे तुम लोग? चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने सामने? व्हेन पेयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। बोलो, क्या लिखा मैंने? व्हेन पेयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब क्या? उसको कौन से दिन पे टीडीएस काटना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, व्हेन पेयर इज लायबल टू, बोलो, डिपॉजिट टीडीएस। अरे भाई, पहले काटेगा फिर डिपॉजिट करेगा ना। व्हेन मतलब क्या? टाइमिंग क्या होगा? अब ये जो डिडक्ट करना है ना, डिडक्ट करना मतलब क्या? तो डिडक्ट करना इज अ बुक एंट्री। इट्स अ बुक एंट्री। मतलब क्या? समझो, आज देव को एबीसी लिमिटेड प्रोफेशनल फीस पे करेंगे, तो पहला एंट्री क्या पास करेंगे? समझते जाओ। तो
तो पहला एंट्री समझो पास हुआ, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब कहना इसे हमने लायबिलिटी बना दी, लायबिलिटी। अरे देव को क्या बना दिया? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बनाना इसका मतलब क्या? हमने सामने वाले को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। सामने वाला देव को मैंने क्या कर दिया? एबीसी लिमिटेड ने क्रेडिट, लायबिलिटी बना दिया। और फिर दूसरा एंट्री पास होगा क्या? देव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है अब वही प्रोफेशनल फीस का क्या हो चुका? पेमेंट। अब रूल क्या बनाया गया है? ध्यान से सुनना। जब भी आप सुनो बराबर से, जब भी आप पेमेंट का एंट्री पास करोगे या जब भी आप क्रेडिट का एंट्री पास करोगे, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम पे आपको टीडीएस क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट। अब डिडक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल आपने ये वाली एंट्री पहले पास की, कौन सी? प्रोफेशनल फीस 1,00,000 रुपया टू देव। तो अब ये एंट्री जब पास करोगे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा मतलब क्या? तो लिखो टू देव 90,000 एंड टू टीडीएस पेएबल 10,000। बस मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स अ बुक एंट्री। बुक में आपको दिखाना पड़ेगा क्या? कि हमने टीडीएस काट लिया है। फिर क्या एंट्री आएगी? तो कल उठ के एक एंट्री आएगी देव टू बैंक और दूसरा एंट्री आएगा टीडीएस टू बैंक। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो डिडक्ट करना इसका मतलब क्या? काट लेना टीडीएस। कब काटना पड़ेगा? पेमेंट के वक्त या फिर विच एवर इज अर्लियर। अब तुम बोलोगे सर अर्लियर में तो हमेशा क्रेडिट ही आएगा, बाद में ही पेमेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है। समझो आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट में क्या होगा? यानी से पेमेंट विल बी अर्लियर देन क्रेडिट, पेमेंट विल बी अर्लियर देन क्रेडिट। सो प्रोफेशनल फीस टू देव एंड देव टू बैंक। सो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। अरे समझा? चलो नेक्स्ट, व्हेन पेयर इज लायबल टू डिपॉजिट टीडीएस। ये जो ड्यू डेट है वो दी गई है सेक्शन नंबर 201 के अंदर। कब टीडीएस आपको डिपॉजिट करना है? सो अप्रैल से लेके फेब, ये मंथ्स के बीच में कभी भी आपने टीडीएस काटा तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड अगर आपने टीडीएस मार्च मंथ में काटा है, लास्ट मंथ, तो आपको टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा बाय 30th अप्रैल। कब करना पड़ेगा? 30th अप्रैल। अरे सुना तुमने? समझ में आ रही है चीजें? पहला क्या करना है बोलो? टीडीएस डिडक्ट। फिर क्या करना है? टीडीएस डिपॉजिट। अब ध्यान से सुनना। इट इज हुज ड्यूटी टू डिडक्ट टीडीएस? इट इज हुज ड्यूटी टू डिपॉजिट टीडीएस? अब ऐसा हो सकता है ना कि ये पेयर ने टीडीएस काटा ही नहीं, या ये पेयर ने काट के टीडीएस। अब इसमें नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। किसके वजह से हुआ? बस पेयर को क्या बोला पता है? भाई तेरे जेब से तो हम टीडीएस ले नहीं रहे हैं, सामने वाले को तू पेमेंट कर रहा है उसमें से तेरे को काट के देना है। अगर तू सामने वाले को जो पेमेंट कर रहा है उसमें से काट के पैसा हमें नहीं दे रहा है, तेरे वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। हम क्या करेंगे? ये जो खर्चा तू कर रहा है ना, खर्चा, वो हम तुझे पीएनएल में डेबिट करने नहीं देंगे। तो अगर पेयर ने टीडीएस काटा और अगर पेयर ने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दिया, बस वो खर्चा हम उसको पीएनएल में लिखने भी नहीं देंगे। आपको याद हो ना, अगर थोड़ा सा भी, हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था ऐसा कि नो टीडीएस नो डिडक्शन। पता है अगर आपने लोन लिया है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो आप क्या पे करोगे वहां पे? इंटरेस्ट। तो उसमें से आपको टीडीएस काट के पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ याद आया? आया। अब ध्यान से सुनो। अब प्रोविजन के अंदर कैसे प्रोविजन है, ध्यान से सुनना। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, टीडीएस इज नॉट
डिडक्टेड, काटा नहीं टीडीएस, क्या होगा वो अपने को पढ़ना है, समझाते जाता हूं। पहले सिचुएशंस लिख रहा हूं मैं सारी। सिचुएशन नंबर 2, टीडीएस इज डिडक्टेड in previous year but not deposited. Situation number 3, TDS is deducted in previous year and deposited on time. ऑन टाइम मतलब, ऑन टाइम मतलब क्या, वो ऊपर जो ड्यू डेट सिखाई उसमें डिपॉजिट कर दिया टाइम पे। फोर्थ सिचुएशन, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 201 but before due date of filing returns. बैठ रहा है ना दिमाग में? ओए, ये वाली ड्यू डेट पहले आएगी ना, तुम्हें समझ में आता है, और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बाद में आएगी। रिटर्न फाइलिंग साल में एक ही बार होता है, कब? 31 जुलाई, और ये ड्यू डेट मंथली आएगी। Fifth situation, TDS is deducted in previous year and deposited after due date of filing return. इसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट भी मिस हो गई अपने से। और एक सिक्स्थ केस है, बट पहले अपन 5 केस समझते हैं, उसके बाद तुम जिंदा बचे तो 6 केस करेंगे अपन डिस्कस। अब ध्यान से सुनना, 6 केस कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, बट सिखाना जरूरी है। अब ये सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है आगे, कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो कहां पे, आउटसाइड इंडिया, तो रूल्स थोड़े से अलग है। पेमेंट कहां पे कर रहे हो, या फिर पेमेंट कर रहे हो इन इंडिया ओनली टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, एनआर या फॉरेन कंपनी को। सर आउटसाइड इंडिया हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी पेमेंट करे चलेगा? यस, किसी को भी। तो फर्स्ट पार्ट आएगा। और सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है, पेमेंट कर रहे हो आप किसको, इंडिया में, किसको, रेसिडेंट को, तो सेकेंड पार्ट आएगा। तो ऐसा अभी प्रोविजन डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो अब पढ़ते हैं क्या रूल्स हैं। पहले तो कहां हुआ पेमेंट, बोलो पेमेंट कहां हुआ है पहले केस में, आउटसाइड इंडिया। तो समझो एबीसी लिमिटेड ने देव आपको पेमेंट किया, आप कहां पे थे, आउटसाइड इंडिया, या फिर आपको पेमेंट किया, आप कहां पे थे, इंडिया में, और आप कौन हो, नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। सो आप नॉन रेसिडेंट हो या फॉरेन कंपनी। अब क्या होगा ये वाले सिचुएशन में, तो ये वाले सिचुएशन में रूल ऐसा है कि अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, तो अगर पेमेंट आउटसाइड इंडिया गया है, 100% एक्सपेंस इज डिसअलाउड। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया, अब मैं एबीसी लिमिटेड अपने पीएनएल में नहीं लिख पाएगा, पूरा का पूरा 1 लाख, हाँ, पीएनएल में डेबिट आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर पेमेंट इंडिया में गया है टू अ रेसिडेंट, तो क्या होगा, 30% एक्सपेंस इज डिसअलाउड एंड 70% एक्सपेंस इज अलाउड। मतलब 1 लाख का, ये जो 1 लाख है उसका 30%, 30% मतलब 30,000 आ जाएगा, उतना अलाउ होगा, बाकी का उतना डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी का अलाउ होगा। समझा कि नहीं समझा?
चलो सेकेंड केस में क्या होगा? तो सेकेंड केस में प्रोविजन रिमेन्स सेम, 100% एक्सपेंस क्या हो जाएगा बोलो? डिसअलाउड, 30% डिसअलाउ, 70% अलाउड। चलो उसके बाद टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड ऑन टाइम। अब क्या होगा? 100% एक्सपेंस अलाउड, अरे भाई सब कुछ हो चुका है टाइम पे रे, इधर भी 100% एक्सपेंसेस अलाउड। अब तुमने लेट किया है, दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया है, ऐसा नहीं है दिया नहीं है, लेकिन लेट दिया है। अब क्या करेंगे? लेट दिया, लेट, 100% एक्सपेंस इज अलाउड, 100% एक्सपेंस इज अलाउड। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक डाउट। क्या डाउट? कि सर हमने ये 201 वाली ड्यू डेट तो फॉलो नहीं की, मतलब हमने टीडीएस लेट दिया, और आप बोल रहे हो कि 100% अलाउड है, अलाउड है, तो फिर सब लोग टीडीएस काटेंगे और गवर्नमेंट को तो लेट ही देंगे। ध्यान से सुनो, अलाउड है, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, आप लोगों को इधर इंटरेस्ट लगेगा और पेनल्टी लगेगा। क्या लगेगा बोलो? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। तो फिर वो तो आपका एडिशनल कॉस्ट ही हो गया ना, तो वो आप पे करो और फिर अलाउ होगा। अच्छा, इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो क्या हो जाएगा? 100% एक्सपेंस इज डिसअलाउड इन करंट ईयर। इस साल में 100% डिसअलाउ, एंड 100% एक्सपेंस इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट। ईयर ऑफ डिपॉजिट में 100% अलाउ हो जाएगा। बाजू में क्या होगा? 30% एक्सपेंस इज disallowed and 70% expense is allowed in current year, and 30% expense जो disallow हुआ था is allowed in the year of deposit। समझा? अब पहले तो अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें, ध्यान देना। पहला तो डेट ऑन विच पेयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब पहले अपन वो डेट देखेंगे जिस दिन पेयर को टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन से दिन पे पेयर को टीडीएस काटना पड़ता है अभी सिखाया ऊपर। डिडक्ट कब करना है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये डेट पे उसको टीडीएस क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। उसने एक्चुअली में कब काटा, एक्ट में जो लिखा है वो देखेंगे और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखेंगे। फिर क्या आएगा? ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। टीडीएस कब डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये वाली ड्यू डेट अभी मैंने सिखाई, हाँ 201 में दी गई है, अप्रैल से लेके फेब 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंड एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट। एक्चुअली में कब डिपॉजिट हुआ, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ये कैसे फ्लो चल रहा है? ये देखो, ये एक्ट के हिसाब से दो चीजें, और ये एक्चुअल में क्या हुआ। एक्ट में जो लिखा है और एक्चुअल में जो होगा वो तो डिफरेंस हो सकता है ना। अब अपन देखेंगे कि अगर पेमेंट आउटसाइड इंडिया गया है या फिर पेमेंट इंडिया में गया है टू एनआर और फॉरेन कंपनी, एंड अगर पेमेंट इंडिया में गया है टू रेसिडेंट,
अरे समझ रहा है, 4 डेट्स में आपको दूंगा और अपने को प्रोविजन देखना है। तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24, 25। चलो अब 25 अप्रैल 2024 इस दिन पे एबीसी लिमिटेड ने कुछ ट्रांजैक्शन किया। किसके साथ? देव आपके साथ। या तो आपको पेमेंट किया या तो आपको क्रेडिट किया। नाउ 25 अप्रैल 24 इस दिन पे एबीसी लिमिटेड इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। नाउ इफ ऑन दिस डेट एबीसी लिमिटेड इज लायबल टू deduct TDS, then ABC Limited is liable to deposit TDS by 7th May 2024. Now, first situation, TDS is not deducted. If not deducted, then it is not deposited also. This is situation number 1. Next, 25th April 24, payer as deducted TDS, payer is liable to deduct TDS, and on 25th April 24 TDS is deducted. On 7th May 24 payer is liable to deposit TDS, but in this situation TDS is not deposited. On 25th April 24 payer is liable to deduct TDS. On 25th April 24 payer deducts TDS. On 7th May 24, he is liable to deposit TDS, and on 6th May 24, he deposits TDS. अब आपके सामने थोड़ी बहुत सिचुएशंस रख रहा हूं, ध्यान देना। 25th April 24, he is liable to deduct TDS. 25th April 24, TDS is deducted. 7th May 24, he is liable to deposit TDS, and TDS is deposited on 30th June 24. Next situation, 25th April 24, 25th April 24, 7th May 24 and 31st December 24. चलो पहले इतने ही सिचुएशन में अपन आंसर करते हैं, इतने ही सिचुएशन। चलो फर्स्ट केस में अगर पेमेंट आउटसाइड इंडिया गया है या इंडिया में गया है टू एनआर या फॉरेन कंपनी, क्या हो जाएगा? 100% डिसअलाउ। बाजू में क्या होगा? 30% डिसअलाउड, 70% अलाउड। चलो नेक्स्ट केस बोलो, इधर क्या होगा? 100% डिसअलाउ। इधर क्या होगा? 30% डिसअलाउ, 70% अलाउड। चलो नेक्स्ट केस में क्या होगा? 100% अलाउड, 100% अलाउड। चलो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा? 100% अलाउड, 100% अलाउड। उसके बाद 100% डिसअलाउड। क्यों देव? रीजन बताओ, क्यों डिसअलाउ होगा? 100% लेट डिपॉजिट किया। कब किया? तो क्या प्रोविजन ऊपर सिखाया मैंने, प्रोविजन में क्या लिखा था? प्रोविजन में क्या लिखा था ऊपर? बोल आर्यन, क्या होगा आपके हिसाब से? बोलो मैडम। 100%। क्यों? आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है? 31 जुलाई। ईयर क्या? तो कौन सा 31 जुलाई? कब डिपॉजिट हुआ है?
अबे कोई भी 31 जुलाई गया मतलब ड्यू डेट चला गया क्या? अभी तो 31 जुलाई 24 गया है, तू सोच अपना प्रीवियस ईयर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और 31 जुलाई 24 इज ड्यू डेट फॉर 23-24, अपना प्रीवियस ईयर इज 24-25, जिसका ड्यू डेट आएगा 31 जुलाई 25, ये तो 100% क्या हो जाएगा? अलाउ, एंड 100% क्या हो जाएगा? अलाउ। अरे ड्यू डेट अभी तक गया ही नहीं है, ये सब कुछ अलाउ होगा इन 24-25 ओनली। तुम्हें चीजें समझ रही है क्या? हाँ चलो अब मैं और एक केस लिख रहा हूं, उसमें भी बताओ फटाफट से। 25 अप्रैल 25, 25 अप्रैल 24, 7 मई 24 एंड 31 मार्च 25। सेम 100% अलाउड, 100% अलाउड। इन विच ईयर? 24-25। चलो और एक सिचुएशन रखता हूं तुम्हारे सामने। 25 अप्रैल 24 को टीडीएस काटना चाहिए था, उस दिन टीडीएस काट भी लिया। 7 मई को डिपॉजिट करना चाहिए था, डिपॉजिट हुआ ऑन 30 जून 25। वापस से 100% अलाउड, 100% अलाउड इन ईयर 24-25। चलो उसके बाद वापस से 25 अप्रैल 24 को टीडीएस काटना चाहिए था, उस दिन टीडीएस काट भी लिया। 7 मई 24 को टीडीएस डिपॉजिट करना चाहिए था, अपन ने डिपॉजिट किया 31 दिसंबर 25 को। अब तुम समझो 100% डिसअलाउ, सुनो, इन प्रीवियस ईयर 24-25 एंड सेम 100% इज अलाउड इन अ प्रीवियस ईयर 25-26, और यहां पे 30% disallow and 70% allowed in previous year 24-25 and 30% is allowed in previous year 25-26। समझा? अभी तक और भी बहुत बाकी है डिस्कशन। पहले तुम्हें इतने सिचुएशन समझे तो मैं आगे बढ़ूं। अब आ रहा है सिचुएशन नंबर 6। सिक्स्थ सिचुएशन बराबर से समझने का। क्या है सिक्स्थ सिचुएशन? आप है ना ऊपर जितने भी सिचुएशंस हैं उसमें अभी एक चीज नोट करना, इधर लिखा है टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। चारों जगह पे लिखा है इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? टीडीएस इज डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली इन नेक्स्ट ईयर एंड डिपॉजिटेड अप टू ड्यू डेट of filing return or after due date of filing return। फिर आप डिपॉजिट कभी भी करो, रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले करो या रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद करो, थोड़ा दिमाग चलाओ। 201 वाली डेट तो आप फॉलो ही नहीं करोगे। अरे डिपॉजिट क्या, डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर किया है तो तुम्हारा डिपॉजिट तो बाद में ही होने वाला है। इधर क्या हो जाएगा? इधर 100% एक्सपेंस इज डिसअलाउड इन करंट ईयर, 100% एक्सपेंस इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट। ऊपर जो प्रोविजन है ना सेम समझेगा, रुक जाओ। 30% expense is disallowed and 70% expense is allowed in current year, 30% expense is allowed in the year of deposit। अब सुनो, पहले तो ना इसका एग्जाम्पल समझो, हाउ टीडीएस इज डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। समझो ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब ये कंपनी ना देव आपके साथ साल में एक ही बार ट्रांजैक्शन करती है। ये कंपनी साल में एक बार,
एक ही बार समझो कि आपको 1,00,000 रुपया प्रोफेशनल फीस दे दिया और ये ट्रांजैक्शन होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो समझो अप्रैल 2024 में आपको 1,00,000 दे दिया एंड ये 1,00,000 में से नो TDS इज डिडक्टेड। काटना चाहिए था, नहीं काटा उन्होंने, बराबर। अब है ना, इस साल में आपके साथ और कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। अब एबीसी लिमिटेड ने देव के साथ 1,00,000 रुपए का और एक ट्रांजैक्शन किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ये ईयर था 24, 25, ये ईयर था 25, 26। समझो ये ट्रांजैक्शन हुआ था 25/4/2024 को, ये ट्रांजैक्शन हुआ 25/4/2025 को। और ये जब ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो आपका जो प्रोफेशनल फीस मिल रहा था वो था 1,00,000। इसमें से एबीसी लिमिटेड ने टीडीएस काटा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 2 lakhs। कैसे 2 lakhs? 2 lakhs कैसे आया? अरे जो लास्ट ईयर का टीडीएस नहीं काटा था वो और ये दोनों मिला के 2 लाख पे टीडीएस काट लिया। कितना हो गया? 20,000। कितना दे दिया? 80,000। तो ये 20,000 गवर्नमेंट को दिया उसने और 80,000 देव को दिया। मतलब तुम समझो, क्या ये 1,00,000 पे टीडीएस कटा? कटा। कब? टीडीएस इज डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। अब तुम कभी भी डिपॉजिट करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या? ये देखो, अभी सिचुएशन देखो तुम्हारे सामने। 25/4/2024 को टीडीएस काटना चाहिए था और 25/4/25 में टीडीएस काटा। करंट ईयर में काटा ही नहीं टीडीएस। मतलब समझो देव, आपको अगर अप्रैल के साथ समझो मई में कोई ट्रांजैक्शन होने वाला होता आपके साथ, मई 24 में, और टीडीएस काट भी लेते हैं, तो आप 6th केस में नहीं फॉलो होते हैं। क्यों? क्योंकि टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। यहां पे तो टीडीएस इज डिडक्टेड इन, अब 7/5/2024 को डिपॉजिट करना चाहिए था। अब है ना, आपका जो टीडीएस है वो एबीसी लिमिटेड 30 जून 2025 को डिपॉजिट करें या 31 दिसंबर 2025 को डिपॉजिट करें, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। 100% इज डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 100% इज अलाउड इन अ ईयर 25-26। दोनों के लिए आंसर इज सेम। एंड यहाँ पे 30% इज disallowed and 70% is allowed in previous year 24-25 and जो 30% disallow हुआ था वो हो जाएगा allowed in 25-26। मतलब अगर तुम्हारे भेजे में जा रहा हो ना, तुम्हें अगर करंट ईयर में खर्चा माइनस करना है, करंट ईयर समझो तुम्हारा ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक, ये ईयर है। अगर तुम्हें खर्चा करंट ईयर में माइनस करना है, करंट ईयर में, तो पहले तो करंट ईयर में ही टीडीएस क्या हो जाना चाहिए? डिडक्ट। और डिपॉजिट कब तक हो जाना चाहिए? तो डिपॉजिट हो जाना चाहिए अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इतने में डिडक्ट होना चाहिए और इधर तक डिपॉजिट होगा तो तुम्हें हम करंट ईयर में देंगे। अगर तुमने डिपॉजिट ये डेट के बाद किया या तुमने डिडक्ट ये डेट के बाद किया, खर्चा नेक्स्ट ईयर। समझा? कितने सिचुएशंस मैंने आपके सामने लिखे? अभी 6 सिचुएशंस मैंने आपके सामने लिखे थे ये टेबल में, और ये 6 के 6 सिचुएशंस पे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब 2 नोट्स हैं। पहला नोट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। नोट नंबर 1, ध्यान से सुनो। अब ये पेयर है ना, पेयर, उसने पे ई जो है उसको कुछ अमाउंट पे किया एंड टीडीएस इज नॉट
डिडक्टेड, नहीं काटा इसने टीडीएस। चलो, अगर टीडीएस नहीं काटा तो अब क्या होगा? तो इफ पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया या फिर पेमेंट इज मेड इन इंडिया टू और फॉरेन कंपनी, 100% expense is disallowed. And if payment is made in India to resident, 30% expense is disallowed and 70% expense is allowed. ये हो जाएगा। लेकिन अब तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देव, मैंने आपको कुछ पेमेंट किया, समझो मैंने टीडीएस नहीं काटा तो मेरे बुक्स में तो ये हो गया, लेकिन मैंने पेमेंट किया है, मतलब कहने से ये चीज आपके लिए तो इनकम है ही इनकम। तो आपने क्या किया, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट जो है जिस पे मैंने टीडीएस नहीं काटा, आपने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड तो कर दिया। अरे भाई, मैंने टीडीएस नहीं काटा इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको टैक्स नहीं लगेगा, उसको तो टैक्स लगेगा ही। अब पेई मतलब देव, आपने अपनी इनकम में ये अमाउंट को इंक्लूड कर दिया। समझो मैंने 12 लाख रुपया आपको दिया, मैंने 12 लाख पे टैक्स नहीं भरा है, बट आपने अपनी इनकम में उसको इंक्लूड किया 12 लाख को। अब ये 12 लाख के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट किया बोलो? टोटल टैक्स। और टोटल टैक्स में से आपने टीडीएस माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे मैंने काटा ही नहीं है टीडीएस, तो काटा नहीं है तो आप माइनस कहां से करोगे? और आपने यही टोटल टैक्स जो आया उसका क्या कर दिया बोलो? पेमेंट कर दिया। समझना, मैंने एक अमाउंट पे किया जिसपे मैंने टीडीएस काटा नहीं है, लेकिन आपने वही अमाउंट अपने इनकम में और उस पे आपने टोटल टैक्स का पेमेंट भी प्लस देव आपने पेई ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल कर दिया। रिटर्न इज फाइल्ड, इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 4th पॉइंट। एक मिनट, पहले तो मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं देव आपको, मैंने उस पे टीडीएस काटा नहीं है, लेकिन देव आपने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड किया है और उस पे टैक्स भी भर दिया है और आपने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कोई अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा, मतलब गवर्नमेंट को लॉस हुआ, बट मैं क्या बोल रहा हूं, वही लॉस गवर्नमेंट को आपने तो पे कर दिया। अरे आपके जेब से तो टैक्स जा चुका है, मतलब गवर्नमेंट का अब कोई नुकसान है क्या? नहीं। तो अब एक रूल क्या बनाया गया है कि अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बोलो कितनी कंडीशन? पहला कंडीशन, पेयर ने कोई अमाउंट पे किया और उस पे उसने टीडीएस काटा, लेकिन पेई ने वही अमाउंट अपनी इनकम में उस पे टैक्स और रिटर्न भी फाइल। अगर ये सारी कंडीशंस क्या हो जाएगी? हम ऐसा मान लेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे क्या कि पेयर हैज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड टीडीएस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय पेई। मतलब क्या? हम ऐसा मानेंगे, क्या अज्यूम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं क्या कि पेयर तूने टीडीएस काट लिया है और तूने गवर्नमेंट को दे दिया है। बट कब मानेंगे? जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर फिर तो सब लोग ऐसा ही करेंगे, पेमेंट करेंगे और सामने वाले को बोलेंगे क्या तू भर दे, हम लोग को अलाउ। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम टीडीएस नहीं काटोगे और तुम गवर्नमेंट को नहीं दोगे ना, तुम्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी तो लगेगा ही। ये सिचुएशन में इंटरेस्ट और पेनल्टी तो आएगा ना, वो क्यों भरना है तुम्हें?
इसके लिए ही तो लोगों को टीडीएस काटना ही पड़ता है, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी इज इक्वल अमाउंट ऑफ टीडीएस। जितना टीडीएस आपने डिफॉल्ट किया उतना ही पेनल्टी है डायरेक्टली। वो सब से बचने के लिए आप ये सब नहीं करोगे। तो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो जाएगा, 100% अलाउ हो जाएगा, एंड जो 30% डिसअलाउ हुआ था वो अलाउ हो जाएगा। आया समझ में? अरे ये जो डिसअलाउ हुआ था ना, ये अलाउ हो जाएगा। और अलाउ कब होगा पता है? नेक्स्ट ईयर में ही अलाउड होगा, क्योंकि तुम तो रिटर्न फाइल करोगे, तो नेक्स्ट ईयर में ही रिटर्न फाइल करोगे इस जुलाई में, तो मुझे फिर अलाउ भी नेक्स्ट ईयर ही होगा। ये समझा? अब और एक नोट आ रहा है, नोट नंबर 2। अब ये नोट क्या है कि अगर पेयर सैलरीज का पेमेंट कर रहा है, कौन सा पेमेंट कर रहा है बोलो? सैलरीज का। कहां पे पेमेंट कर रहा है? पे ई को। और ये जो पेमेंट है वो जा रहा है या तो, ये जो पेमेंट है वो जा रहा है या तो आउटसाइड इंडिया, या फिर पेमेंट जा रहा है इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी नहीं आएगा। क्यों? फॉरेन कंपनी को सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिलने के लिए इंडिविजुअल होना चाहिए। तो अगर पेयर पेमेंट कर रहा है कौन सी चीज का? सैलरीज का। कहां पे? या फिर किसको? एंड अब ये सैलरीज के पेमेंट में ध्यान से सुनना, इफ देर इज डिले इन डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ टीडीएस बाय सिंगल डे, मतलब क्या? एक दिन का भी डिले हुआ डिडक्ट करने में, या फिर 100% एक्सपेंस इज डिसअलाउड। इधर फिर एक दिन का भी डिले हुआ ना, खत्म। मतलब अब तुम समझो, ऊपर वाला जो प्रोविजन मैंने आपको सिखाया ना, ये वाला, ये प्रोविजन कब अप्लाई होगा पता है? ये प्रोविजन अप्लाई होगा ऑन ऑल पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग सैलरीज। इधर तो ऑल पेमेंट्स पे ही अप्लाई होगा रे ओए। सैलरी को एक्सक्लूड इसीलिए क्या? क्योंकि सैलरी के लिए नोट नंबर 2 आएगा, और नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सैलरीज में एक दिन का भी डिले हुआ, एक दिन का भी, किस में? डिडक्शन में, या फिर खत्म, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। सुना तुमने? समझा? ये कौन सा सेक्शन मैंने करवाया? 40A करके, नो टीडीएस नो डिडक्शन। क्लियर हुआ ये सेक्शन? कौन सा है सेक्शन? 40A, नो टीडीएस नो डिडक्शन। चलो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और है, बट वो पार्ट अपन टीडीएस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? टीडीएस। चलो स्टार्ट। अब अपने को नेक्स्ट प्रोविजन जो डिस्कस करना है वो है सेक्शन 40A(2). अब देखो हो क्या रहा था कि समझो कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है। समझो एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। अब मेरे बिजनेस में ना एक वैकेंसी हुई, फॉर एग्जांपल एक जन अभी जॉब छोड़ के गया। अब मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ कि उसके बदले में मैं किसी को रखूँ। अब मैं अगर किसी को भी जॉब पे रखूँगा ना, तो मैं उसको सैलरी पे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्पल। तो साल का उसको कितना दूंगा? 60,000 रुपया दूंगा। अब मैंने क्या देखा कि समझो मेरा ही ब्रदर है देव। देव अभी है ना घर पे ही बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैंने देव आपको क्या बोला
कि देख भाई मेरे बिजनेस में अभी एक जन छोड़ के गया है, तू वो काम संभाल ले, और देव मैं तुझे सैलरी मंथली 50,000 रुपया दूंगा। मतलब जो काम के लिए सैलरी देना चाहिए महीने का 5,000, मैं इसको बोल रहा हूं देव कितना दूंगा मैं आपको 50, मतलब आपको साल का कितना मिलेगा देव 6 लाख। 6 लाख पे तुम समझो उसको टैक्स 0। कैसे? अरे डिफॉल्ट स्कीम में जाएगा 7 लाख पे टैक्स 0, रिबेट आ जाएगा, आपको टैक्स नहीं। मेरे पीएनएल में जहां पे आने वाला था 60,000 वहां पे आ गया 6 लाख। मेरा प्रॉफिट कम हो गया और सामने वाले को टैक्स भी नहीं आया, घर का पैसा घर में और टैक्स भी बच गया। तो लोग क्या करते थे, लोग अपने रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन करते थे। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, तुम अपने रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन करो ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम रिलेटिव्स के साथ जब ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम है ना ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे करो। मतलब अगर तुम ट्रांजैक्शन ज्यादा वैल्यू पे करते हो, फॉर एग्जांपल जहां पे देना चाहिए 1 लाख आपने दे दिया 5 लाख, वो गलत है। तुम ट्रांजैक्शन करो ना रिलेटिव के साथ 1 लाख पे करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन करोगे एट अ प्राइस विच इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, कैन आई से, देन इट इज नॉट, यू कैन से प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे, जितना भी अनरीजनेबल अमाउंट होगा, अनरीजनेबल, उतना हम डिसअलाउ करेंगे। मुझे कितना देना चाहिए था आपको साल का 60, मैंने दिया कितना आपको 6 लाख, कितना अनरीजनेबल है 5,40,000, वो डिसअलाउ होगा। वो कहां लिखा है, वो लिखा है 40A2 के अंदर। 40A2, अगर आप गुड्स खरीदते हो या अगर आप सर्विसेज लेते हो, किससे, रिलेटिव से, और रिलेटिव को आप जो पेमेंट कर रहे हो दैट इज अनरीजनेबल, तो जितना भी अनरीजनेबल अमाउंट होगा मींस एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, वो डिसअलाउ हो जाएगा, और रीजनेबल अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलाउ। अब नीचे आप लोगों को एक लिस्ट दिया है कि किसके लिए रिलेटिव कौन होगा। मतलब अगर एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है, यहां पे जो लिखा है ना वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटर के लिए रिलेटिव कौन, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। मतलब अगर एक सोल प्रोप्राइटर इन सबको क्या पे करे, अनरीजनेबल अमाउंट, तो डिसअलाउ होगा। अगर बिजनेस कौन कर रहा है बोलो, एचयूएफ, तो एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन, तो एचयूएफ के लिए रिलेटिव उसके मेंबर्स एंड मेंबर्स के भी रिलेटिव्स। मेंबर्स के रिलेटिव्स मतलब कौन, तो मेंबर्स के रिलेटिव्स मतलब असेंडेंट, डिसेंडेंट, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, किसके, मेंबर्स के। तो अगर एचयूएफ मेंबर्स को कोई अनरीजनेबल अमाउंट दे या मेंबर्स के रिलेटिव्स को दे तो एचयूएफ को डिसअलाउ हो जाएगा। फर्म के लिए रिलेटिव्स आर पार्टनर्स प्लस रिलेटिव्स ऑफ पार्टनर्स, एओपी बीवाई के लिए मेंबर्स प्लस रिलेटिव्स ऑफ मेंबर्स, कंपनी के लिए कौन है, रिलेटिव, डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। एंड लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को अनरीजनेबल अमाउंट पे करे और ये पर्सन का इस पर्सन के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, क्या है बोलो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जांपल इधर एक कंपनी है और देव अगर आपका वो कंपनी में, तो आप कंपनी के लिए रिलेटिव बन गए। या फिर समझो इधर एक फर्म है या एओपी है या बीओआई है, अगर इसमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है देव, तो आप कंपनी, वो फर्म एओपी बीओआई के लिए भी क्या बन गए, रिलेटिव। अब ये वर्ड आपको पहले भी क्लास में एक बार सिखा चुका हूं मैं। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब होता है, तो अगर एक कंपनी है, कंपनी, तो 20% और मोर आपका वोटिंग पावर होना चाहिए ये कंपनी में। सो देव अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स है, इसका मतलब आपका वो कंपनी में और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी अगर आपको अनरीजनेबल अमाउंट पे करे देन इट इज डिसअलाउड। एंड अगर देव आपका फर्म एओपी बीओआई में
20% या उससे ज्यादा शेयर इन प्रॉफिट है, तो भी हम बोलेंगे कि आपका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। समझा? ये याद है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपको सैलरी में मैंने लास्ट पॉइंट करवाया था, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, उसमें करवाया था। नीचे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग लिखा हुआ है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन आ रहा है, आपको बताना है डिसअलाउ कितना होगा। ये प्रोविजन मैंने आपके सामने अभी सिखाया। अब डिसअलाउ की बात करते हैं। सुनो, समझो आप सबने कभी ना कभी तारक मेहता देखा होगा। अब तारक मेहता में एक मेन कैरेक्टर है जेठालाल, और जेठालाल का एक साला है सुंदर। अब जेठालाल ने समझो सुंदर से कुछ गुड्स खरीदे। अब सुंदर को पेमेंट एक्चुअली में करना चाहिए था 1 लाख, जेठालाल ने उसको पेमेंट कर दिया 3 लाख का, और जेठालाल ने 3 लाख रुपया पीएनएल में डेबिट भी कर दिया। कितना डिसअलाउ होगा? 0। कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों? तुम समझो, सुंदर है ना, रिलेटिव के डेफिनेशन में ही नहीं आता। सुंदर कौन है पहले मुझे वो बताओ। ब्रदर इन लॉ है जेठालाल का। किधर है ब्रदर इन लॉ? यहां पे है। तो तुम समझो, तुम उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो लोग ये डेफिनेशन के अंदर कवर्ड नहीं है, तो फिर ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन तभी अप्लाई होता है जब तुम ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ करोगे। अरे समझ रहा है? सो याद रखना, जेठालाल ने अगर सुंदर को 3 लाख रुपया दिया, जिधर देना चाहिए 1 लाख, कितना अलाउ हो जाएगा? पूरा अलाउ हो जाएगा 3 का 3 लाख। नथिंग इज डिसअलाउड। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि ब्रदर इन लॉ को पेमेंट किया या सिस्टर इन लॉ को पेमेंट किया, तो वो क्वेश्चन ही आ चुका है। बोलो समझा? चलो अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 40A3 के ऊपर। अब 40A3 बराबर से समझना, इसको ऐसे नहीं लिखना है 40A3, इट इज 40A ब्रैकेट में 3। चलो अब ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको बीच में ना एक चार्ट बना के बताया था कि बिजनेस है ना, बिजनेस या तो स्पेसिफाइड हो सकता है या तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन नंबर था 35AD, जिधर 14 बिजनेसेस स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे। लिखाया था मैंने आपको पूरा लिस्ट। अब स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर खर्चा रेवेन्यू भी हो सकता है एंड खर्चा कैपिटल भी हो सकता है। यहां पे भी खर्चा रेवेन्यू भी हो सकता है एंड कैपिटल भी हो सकता है। अब आप याद करो तो रेवेन्यू खर्चे सारे क्या हो जाएंगे? अलाउड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 30 to 37(1). कैपिटल खर्चे अगर आप याद करोगे तो अलाउड होंगे अंडर सेक्शन 35AD, लेकिन इधर 2 एक्सेप्शंस थे। पहला, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कहना इसे ये 3 खर्चे अलाउड नहीं होंगे। एंड एक्सक्लूजन नंबर 2, अगर तुम कोई भी एनी असेट इज परचेज्ड which is valuing more than 10K plus payment is also more than 10K in a day and mode of payment is not by prescribed modes, तो ये खर्चा भी डिसअलाउड है। ऐसा कुछ याद आया आपको? फिर उसके बाद इधर जो भी रेवेन्यू खर्चे हैं वो अलाउड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 30 to 37(1), और इधर जो कैपिटल खर्चे हैं उस पे डेप्रीसिएशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 32। बट इधर भी एक प्रोविजन था क्या
कि अगर कोई भी आप असेट खरीदते हो जिसकी वैल्यू इज मोर देन 10K, प्लस आपने क्या किया, पेमेंट मोर देन 10K इन अ डे, एंड मोड ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड्स नहीं है, तो फिर इस असेट पे दिस असेट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ब्लॉक, मतलब ये असेट पे अब डेप्री नहीं मिलेगा। ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर कौन सा है बोलो, 40A3। समझना ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंस करते हो जो 10,000 से ज्यादा है, प्लस उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो इन अ डे जो 10,000 से ज्यादा है, एंड तुम पेमेंट जो कर रहे हो उसके लिए जो मोड यूज कर रहे हो वो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स नहीं है, तो ये जो खर्चा है क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अब क्वेश्चन आता है सर ये प्रोविजन अप्लाई कब करना है, तो समझो ये प्रोविजन है ना आपका अप्लाई होगा जब आप कोई भी टाइप का रेवेन्यू खर्चा करोगे। इधर चेक करो 40A3 और इधर चेक करो 40A3। आपको याद हो तो मैंने डेप्रीसिएशन सिखाते वक्त आपको बोला था 3 बार ऐसा प्रोविजन आएगा, एक बार डेप्री में आया, एक बार 35AD में आ गया, ये दोनों जगह पे आया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेम प्रोविजन आया अब किसके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, पेमेंट बाय मोड अदर देन प्रिस्क्राइब मोड्स। आप प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हो। अब ये प्रोविजन किसके लिए बनाया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंस, कि रेवेन्यू एक्सपेंस का भी जो आपका पेमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, प्रिस्क्राइब मोड से ही पेमेंट होना चाहिए। चलो अब एग्जांपल लेते हैं अपन। समझो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसके लिए बिल आया, बिल केस 1 बिल जो है वो है 50,000 का, मोड ऑफ पेमेंट आपने ये सारा का सारा पेमेंट किया है बाय अकाउंट पेई चेक। अब अगर सारा पेमेंट अकाउंट पेई चेक से हुआ है, अलाउड एंड डिसअलाउड, कितना अलाउ हो जाएगा, यानी इसे पूरा का पूरा 50K अलाउड हो जाएगा, डिसअलाउंस में कुछ भी नहीं जाएगा। तुमने समझो रॉ मटेरियल खरीदा या सैलरी पे किया, XYZ कोई भी एक्सपेंस हो, रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए। सेकेंड, अगर समझो तुमने 50,000 का एक्सपेंस किया है, सारा पेमेंट आपने एक ही दिन में कैश में कर दिया, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 50 इज डिसअलाउड, अलाउड में कुछ भी नहीं। थर्ड, 50,000 का आपने पेमेंट किया, 30,000 अकाउंट पे ही चेक से गया है एंड 20,000 बेरर चेक से गया है, बेरर। बोलो क्या हो जाएगा, 30,000 अलाउड एंड 20,000 डिसअलाउड। फोर्थ केस, 50,000 का खर्चा है, 10,000 कैश में गया, 10,000 बेरर चेक से गया, 10,000 क्रॉस चेक से गया एंड 20,000 RTGS किया। बोलो कितना अलाउड होगा, सिर्फ 20 अलाउड होगा, 30 प्रिस्क्राइब मोड से नहीं गया है। चलो फिफ्थ केस, 50,000 का पेमेंट है, डे 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब दिन 10, 10, 10, 10, 10,000 का पेमेंट, और गया वो इन कैश, पूरा का पूरा 50,000 अलाउड हो जाएगा, नथिंग इज डिसअलाउड। बैठ रहे ना दिमाग में। सिक्स केस, 50,000 का पेमेंट है,
50,000 में से 10,000 कैश में गया और 40,000 आरटीजीएस किया, पूरा का पूरा अलाउड होगा, 50,000 नथिंग इज डिसअलाउड। सेक्शन तभी अप्लाई होता है व्हेन यू मेक पेमेंट मोर देन 10, हियर इट इज इक्वल टू 10। समझा? चलो, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ सेक्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो कि एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है जो है फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई, और जो 7,000 का ही पेमेंट है और कैश में गया है। अब क्या हो जाएगा? अब समझो एज पर सेक्शन 40A3 डिसअलाउंस इज नॉट अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि 10,000 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B, पेमेंट इफ बाय कैश देन इट इज डिसअलाउड। याद आ रहा है ऐसा कुछ? एंड देयरफॉर 7,000 इज डिसअलाउड। याद आया कुछ? अरे 36(1)(1)B में पढ़ाया था ना, मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश। तो 40A3 तो अट्रैक्ट नहीं हुआ, बट 36(1)(1)B में ही लिखा है कि मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। तो 7,000 का 1 रुपया भी कैश में दोगे तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अब आपने मेरे को याद है कुछ डाउट पूछा था, 7,000 बेरर चेक और क्रॉस चेक का आपने ही पूछा था मुझे डाउट, इधर जब 36(1)(1)B करवाया था। अब बेरर चेक और क्रॉस चेक होगा ना, तो फिर 40A3 में 10,000 की लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 36(1)(1)B क्या बोलता है? कैश में नहीं होना चाहिए। तो बेरर चेक एंड क्रॉस चेक से चलेगा, लेकिन 10,000 तक ही चलेगा। 10,000 के ऊपर गया तो 40A3 में कवर हो जाएगा। नहीं समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, समझा ना ये ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन? अच्छा, अब यही सेक्शन में जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट किसको? टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। किसको पेमेंट करते हो? तो जो 10,000 की लिमिट है ना, उसको उन्होंने 35,000 कर दी है। मतलब अगर तुम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एक ही दिन में 35,000 का भी पेमेंट करोगे और प्रिस्क्राइब मोड यूज तो भी चलेगा। 35 से ऊपर गया तो डिसअलाउ हो जाएगा, अगर प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं किया तो जो 10,000 की लिमिट है वो कितनी हो गई है? किसको पेमेंट करते हो? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप क्या पेमेंट करोगे? फॉर एग्जांपल फ्रेट। कैसे? जब तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह गुड्स लेके जाने हैं तो तुम किसके पास जाओगे? जीटीए के पास। जीटीए को बोलोगे ये ले फ्रेट, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर। अब आप फ्रेट उसको पे करो, समझो 30,000 रुपया दिया, कैश में दिया, चलेगा? चलेगा। चलो नेक्स्ट, ये मस्त प्रोविजन, ये मस्त प्रोविजन मतलब ये मस्त केस है। समझो सागर बिजनेस कर रहा है और देव ये सागर का ब्रदर है। सागर ने देव से कुछ गुड्स खरीदे, गुड्स, और अब सागर ने इसको क्या किया है? बोलो, पेमेंट। ये गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है वो है 2 लाख, पर सागर जो पेमेंट कर रहा है ना वो है 3 लाख। पर 3 लाख में से भी सागर 1,50,000 कैश पेमेंट कर रहा है देव आपको, और 1,50,000 अकाउंट पे ही चेक से दे रहा है। समझ में आ रहा हो देव आपको? तो ये जो केस है दैट इज ऑन 40A2 एंड 40A3, दोनों सेक्शन है इसमें। रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन भी है और पेमेंट किया गया है बाय मोड अदर देन प्रिस्क्राइब मोड्स। अब इसमें ना कभी भी ऐसे 2 सेक्शन अप्लाई हो ना, तो यू शुड अप्लाई सेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले 3 लाख का ट्रांजैक्शन है, इसमें से
रीजनेबल अमाउंट कितना है, रीजनेबल, एंड अनरीजनेबल कितना है? 1 लाख अनरीजनेबल है और 2 लाख। तो पहले तो तुम्हें पता ही है ना कि ये तो 40A2 में डिसअलाउ होने वाला ही है। अब ये अगर डिसअलाउ होगा 40A2 में, तो तुम ऐसा ही समझ लो क्या कि ये जो 1 लाख है ना, वो आपने कैश में ही दे दिया है। अरे भाई, जब पता ही है कि वो डिसअलाउ ही होने वाला है तो उसको कैश समझो ना। तो अब तुम समझो कि इसमें से अगर हमने 1 लाख उधर कैश मान लिया है, तो इसका मतलब क्या, नहीं से 1,50,000 अकाउंट पे ही चेक से है और 50,000 और कैश में है। तो ये कैश डिसअलाउ कर दो अंडर 40A3, ये डिसअलाउ हो गया, और ये जो है वो आया ना समझ में। सो ये एक चीज ध्यान में रखना। GTA वाला पॉइंट हो गया, प्रीमियम वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब एक सेक्शन आता है 40A3A करके, 40A3A, इट इज पार्ट ऑफ 40A3 ओनली। तुम देखोगे तो सेक्शन 40A3 और ये 3A है। समझो, अब देव आपने कुछ एक ट्रांजैक्शन किया है विथ आर्यन। आर्यन से आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदे हैं, किससे? आर्यन से। अब आर्यन से गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट। अब देव आप क्या एंट्री पास करोगे अपने बुक्स में? तो आप एंट्री पास करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर्यन अकाउंट, लायबिलिटी है ना आपके बुक्स में। अब देव समझो कि आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, मतलब ड्यू बेसिस पे आप अपनी बुक्स बना रहे हो। अभी तक आपने आर्यन को पेमेंट नहीं किया। अब पेमेंट नहीं किया, लेकिन आप अपने P&L अकाउंट में तो कहना इसे परचेजेस लिख ही दोगे, भले ही पेमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ड्यू हो चुका है ना खर्चा, तो लिख दिया आपने। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो सेक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं 40A3, ये सेक्शन अप्लाई कब होगा? अरे ये तो हमें पता चलेगा जब हम पेमेंट करेंगे। विदाउट पेमेंट कैन आई से वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहां पे डिसअलाउ होगा कि नहीं। तो अब क्या हम समझते हैं कि जब भी आप कोई खर्चा करते हो ना, एंड इफ यू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम, तो हम वो खर्चा आपको अलाउ कर देंगे विथ एन अजम्पशन दैट कल उठ के आप इसका पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड मोड से ही करने वाले हो। तो समझो आपने ये ट्रांजैक्शन किया था इन 24-25, हमने क्या कर दिया, ये खर्चा आपको अलाउ। पर देव हमने एक अजम्पशन लिया है, क्या? कि कल उठ के आप आर्यन को पेमेंट करोगे इन विथ प्रिस्क्राइब मोड्स ओनली। अब देव आपने क्या किया पता है? आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में आर्यन को पेमेंट किया, कैश में कर दिया। अब वो खर्चा तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके, P&L में डेबिट कर चुके हैं। तो अब क्या करें? तो अब देव एक काम करो, यू टेक इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26, आपकी ये साल की इनकम ले लो 25-26 की बेटा, जिस साल में पेमेंट किया, और उसमें ऐड कर देना पेमेंट टू मिस्टर ए, और वो इनकम बढ़ा देना। Now this problem you will not face when you follow cash system. Why? Because you will never record entry at the time when it is due. You will directly record entry only at the time of payment, and if payment is by mode other than prescribed mode, can I say this entry you will not record only. समझा कि नहीं समझा? मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करेगा ना, देन ओनली यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है, पहले खर्चा अलाउ हो जाएगा, फिर आपको फ्यूचर में जाके देखना है कि वो पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड से हुआ है कि नहीं। अब ये हो चुका कौन सा पार्ट, 40A3A। अब ये सेक्शन में आता है लास्ट पार्ट, रूल नंबर 6DD करके। बोलो क्या आता है? रूल नंबर 6DD। रूल 6DD के अंदर क्या दिया है? तो रूल 6DD के अंदर आपको लिस्ट ऑफ केसेस दिए हैं जहां पे आप कोई भी मोड से पेमेंट करो
खर्चा अलाउड है। कोई भी मोड से अल पेमेंट करो, खर्चा अलाउड है। कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, कुछ भी पेमेंट करो। मतलब शॉर्ट में मैं बोलने जाऊं तो 40A3 के एक्सेप्शंस दिए गए। कहां पे? रूल 6DD में। चलो अब ये देखो, ये 40A3 के एक्सेप्शंस है सारे। पहला क्या लिखा है, पढ़ो। वेयर द पेमेंट इज मेड टू RBI, banks, LIC, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और एनी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूं, एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझो आपने बैंक से क्या लिया है और बैंक को अब आप क्या पे कर रहे हो? कैश में दे दिया 1 लाख रुपया एक ही दिन में, क्या हो जाएगा? अलाउड, पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। सेकेंड, पेमेंट किया किसको? गवर्नमेंट को। कौन सा पेमेंट कर सकते हो आप? टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो। टैक्सेस में कौन से आएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आप अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड है, तो वो पेमेंट करो। थर्ड, आपने पेमेंट किया बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर आपने पेमेंट किया बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम आधार पे। अब है ना, पहले अभी यही सबको है ना प्रिस्क्राइब मोड में उन्होंने डाल दिया है। पहले ना 40A3 बहुत पुराना सेक्शन है, ये वाला सेक्शन बहुत पहले से है, तो उसमें उन्होंने ऊपर लिखा था अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, RTGS, यही अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, और बोला था यही प्रिस्क्राइब मोड्स है। रूल 6DD में ये सब डाले थे उन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, यही चीज को प्रिस्क्राइब मोड ही बना दिया है, तो अभी एक्सेप्शन में है, बाकी वो नॉर्मली प्रिस्क्राइब मोड्स में अभी कवर हो ही चुका है। अच्छा, नेक्स्ट, पेमेंट हो रहा है बाय बुक एडजस्टमेंट। ये मस्त है पॉइंट, बुक एडजस्टमेंट पूछते नहीं है वो लोग। समझो समझो देव, मैंने आपसे कुछ गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, तो मैंने मेरे बुक में क्या एंट्री पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट, बराबर। और आपके बुक्स में देव क्या एंट्री आई होगी? सागर टू सेल्स। मेरे को इसको पैसा देने का है, तेरे को मेरे से पैसा लेने का है। अब है ना, एक ट्रांजैक्शन हो चुका है, मैंने आपको गुड्स, आपने मुझे गुड्स बेचे हैं। अब आप मेरे पास आए और आपने बोला सागर मेरे को डायरेक्ट टैक्स सीखने का है, तो मैंने बोला ठीक है मैं सिखाएगा आपको। अब तुम समझो मैंने आपसे 2 लाख के गुड्स खरीदे, मैंने आपको बोला डायरेक्ट टैक्स सीखना है तो 2 लाख रुपया चार्ज होगा। अब मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स सिखाना इज अ सर्विस, मेरे लिए सर्विस इज लाइक अ सेल्स। तो अब मेरे को आपसे 2 लाख लेने का है, मेरे को आपको 2 लाख देना था, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे गुड्स लिया। अब मेरे को 2 लाख देने का आएगा, लेने का आएगा आपसे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स सिखाया। तो जब मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स सिखाया, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? देव टू सेल्स। अब तुम समझो मेरे बुक्स में देव लायबिलिटी भी है और मेरे बुक्स में देव असेट भी है। अब मैंने क्या किया पता है? जो असेट था उसको क्रेडिट किया और जो लायबिलिटी था उसको डेबिट किया। मतलब देव मैंने आपको पेमेंट किया, कैसे? बुक एडजस्टमेंट के थ्रू। मेरे बुक्स में आप लायबिलिटी भी थे, मेरे बुक्स में आप असेट भी थे, सेट ऑफ कर दिया। अरे समझा? बुक एडजस्टमेंट के थ्रू पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, पेमेंट इज मेड टू अ प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट और लाइफ स्टॉक। अब ये मेनली क्यों आया था पॉइंट? क्योंकि आप देखोगे ना तो इधर मेनली फार्मर्स और उन सबको पेमेंट किया है। फार्मर्स के पास है ना, पहले इतने बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे। अब समझो मैं बना रहा हूं शुगर, मेरे को खरीदने का है शुगर केन, आप बनाते हो, आप कल्टीवेशन करते हो शुगर केन का, मेरे को आपको खरीदना है शुगर केन, आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, मैं क्या करेगा? कैश पेमेंट करेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्शंस में रखा था। नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर। मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई प्रोडक्ट बना है इन अ कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और अ टाउन which on the date of such payment is not served by any bank to any person who ordinarily resides or carrying on business in such village or town.
मतलब मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, किधर, एक विलेज में या टाउन में जहां पे बैंक्स ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देव सपोज आप मुंबई में रहते हो, मैं भी मुंबई में रहता हूं, मैं बोलूंगा चल गांव में जाके पेमेंट करता हूं, ऐसा नहीं। मैं उस पर्सन को पेमेंट कर रहा हूं जो वहां पे रहता है या वहां पे बिजनेस कर रहा है। अरे समझा? नेक्स्ट, एक ऐसे एम्प्लॉई को पेमेंट कर रहा हूं या एम्प्लॉई के लीगल हायर्स को पेमेंट कर रहा हूं जिसके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिला के 50,000 या उससे कम है, छोटा एम्प्लॉई है, तो उसके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिला के कितने हैं, 50,000 या उससे कम, और उसको मैंने 50,000 के रिटायरमेंट बेनिफिट कैश में दिए, चलेगा। ये पॉइंट उन्होंने पहले रखा था, अब हटा दिया है कि तुम अगर पेमेंट कर रहे हो ऑन अ डे व्हेन बैंक्स आर क्लोज्ड, बैंक्स अगर बंद है, तो सब लोग क्या करते थे पता है, फिर संडे को पेमेंट करते थे या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी उस दिन पेमेंट करते थे। इसीलिए फिर ये पॉइंट हटा दिया, मैंने रखा है क्योंकि क्वेश्चंस में आता है ये पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि अब से तुम अगर संडे या उस दिन पेमेंट करोगे जिस दिन बैंक बंद है, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ये पॉइंट को मॉडिफाई करने की जरूरत है, जे पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट में ना अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा पॉइंट बनाया है। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर आप पेमेंट करते हो अपने एजेंट को जो आपके बिहाफ पे कल उठ के पेमेंट करने वाला है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये तो ऐसा हो चुका कि समझो मुझे आर्यन आपसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, मैं आपको पेमेंट करूंगा ना इन कैश, तो इट इज डिसअलाउड। बट मैं अगर मेरे एजेंट को पेमेंट करूं, समझो मैंने अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया देव, और आप अगर पेमेंट करो तो मुझे चलेगा। तो ये पॉइंट में एक्चुअली में थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि इधर तो ऐसा हो जाता है कि एवरी पर्सन विल एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन थ्रू, इसीलिए। एंड लास्ट के, where the payment is made by authorized dealer or a money changer against purchase of foreign currency or traveler's check in normal course of his business। अब इसका मतलब क्या, ये मस्त पॉइंट है, समझना। अब तुमने कभी ना कभी फॉरेन करेंसी अगर खरीदी हो, तो उसमें क्या होता है, जब आप फॉरेन करेंसी किसी के पास खरीदने जाते हो, तो जिसके पास आप खरीदने जाते हो उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड डीलर। अब आप कभी भी फॉरेन करेंसी के देखना, आपको दो रेट्स दिए जाएंगे। लेट अस अज्यूम कि फॉरेन करेंसी इज डॉलर, तो रेट ऐसा होगा, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज एंड 85.4 रुपीज। अब इसका मतलब क्या, समझो मैं कौन है, ऑथोराइज्ड डीलर। आप मेरे पास आए और अब मैंने आपको बोला $1 इज इक्वल टू 85 एंड 85.4। अब तुम कैसे समझो इसको, बहुत इजी रखते हैं। तुम समझो फॉर मी डॉलर इज लाइक अ प्रोडक्ट, मेरे लिए डॉलर क्या है, प्रोडक्ट। अब देव अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है, समझो आपको डॉलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर बेचूंगा। आप परचेस कर रहे हो, मैं कितने में बेचूंगा आपको, तो मैं बेचूंगा 85.4 में। दिस इज माई सेलिंग रेट और दिस इज माई बाइंग रेट। आप समझो, आप मेरा पीएनएल अकाउंट सोचो सब लोग, मेरा, मैं देव को क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, सेलिंग। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेट है, आपके नहीं। मैं जब बोल रहा हूं 85 एंड 85.4, मतलब मैं 85.4 में बेचूंगा। अब समझो कि आप घूम के आ गए, आपके पास कुछ डॉलर्स पड़े हैं, आप मेरे पास आए, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपसे खरीद रहा हूं, कितने में खरीदूंगा। अच्छा, ये भी नहीं समझता तो एक लेमन टर्म्स में समझाता हूं। आप कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा में खरीदोगे कि कम में, प्राइस कम में, और बेचोगे तो कम में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है। तुम समझो मेरे लिए है ना, डॉलर्स एंड और डॉलर्स और यू कैन से फॉरेन करेंसी इज लाइक अ प्रोडक्ट। तुम उसको एक गुड्स की तरह समझो। मैं आपसे खरीदूंगा तो 85, दूंगा तो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, खरीदना मेरे लिए क्या हो जाएगा, इट्स अ एक्सपेंस, बेचना इज लाइक सेल्स। अरे यार, खरीदा तो परचेज, और ये अब मैं अगर आपसे फॉरेन करेंसी क्या कर रहा हूं, बोलो खरीद रहा हूं। अब मेरे पास तो दिन में कहने से हजारों लोग आएंगे, और कोई लेके आएगा $10, कोई $50, कोई $20, कोई $100, कोई $200। सबको थोड़ी मैं चेक बना के देता जाएगा। अभी कोई आया, समझो $500 लेके आया, मैंने उसको बोला ये ले कैश दे $500,
तुम समझो मैं फॉरेन करेंसी क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, और सामने क्या दे रहा हूं, कैश। क्या हो जाएगा, ये खर्चा अलाउ हो जाएगा मुझे, ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। मैं अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट इज मेड, मैंने पेमेंट किया बाय ऑथोराइज्ड डीलर फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, समझा, अलाउड है मेरे लिए। सो ये आपका कौन सा रूल है बोलो, 6DD। सो ये रूल में आपको एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये दोनों के दोनों सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन से, 40A2 एंड 40A3। सेक्शन नंबर्स के साथ याद रख सको तो अच्छा रहेगा, 40A2 एंड 40A3। बोलो आया इतना समझ में? चलो लिखेंगे आप लोग पहले 40A2। चलो बढ़ते हैं आगे। अब 4 सेक्शंस है ना, 4 सेक्शंस डिस्कस करना है अपने को। एक है 41 सबसेक्शन 1, दूसरा है 41 सबसेक्शन 2, फिर 41 सबसेक्शन 3 एंड 41 सबसेक्शन 4। अब ये 4 में से 3 सेक्शंस तो हो चुके हैं अपने। इधर देखो 41(2) अगर याद करोगे तो ये पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में पढ़ाया था, पता है वो बैलेंसिंग चार्ज करके। जब पावर जनरेटिंग यूनिट्स इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करते हैं तो मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हो जाता है SLM, और अगर वो लोग WDV से कम में बेचते हैं तो इट इज टर्मिनल डेप्री। WDV से ज्यादा में बेचा तो बैलेंसिंग चार्ज PNL क्रेडिट, और कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा तो कैपिटल गेन्स। 41(3) अपन ने साइंटिफिक असेट अगर 10 लाख का है, 10 लाख पहले PNL में डेबिट कर दिया, अब 8 लाख में बेचा, 10 लाख में बेचा और 12 लाख में बेचा, तो 8 लाख क्रेडिट, 10 लाख क्रेडिट और 12 लाख में बेचा तो 10 लाख क्रेडिट और 2 लाख कैपिटल गेन्स। तो वो जो क्रेडिट 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 है दैट इज एज पर 41(3) एंड 41(4) इज रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अपन ने जब सेक्शन 36(1)(7) पढ़ा था तो मैंने उधर आपको वो लिखाया था ना, डेट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कल उठ के रिकवरी हुआ तो रिकवरी आपकी इनकम हो जाएगी, टैक्सेबल। बचा क्या है 41(1). अब क्वेश्चन है सर 41(1) क्या है? चारों सेक्शंस इनकम्स के है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, पैसा आ रहा है। क्या लिखा है 41(1) में कि अगर तुमने कोई भी एक्सपेंस किया है या कोई भी लॉस इनकर किया है या कोई भी ट्रेडिंग लायबिलिटी है, अगर ये तीनों की तीनों चीजें PNL अकाउंट में आपने डेबिट कर दिए, डेबिट मींस डिडक्शन इज अलाउड, आपने PNL में इसको डेबिट कर दिया है, और कल उठ के वही एक्सपेंस, वही लॉस और वही ट्रेडिंग लायबिलिटी का रिकवरी हो रहा है या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो वही रिकवरी या बेनिफिट क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 41(1). बट यहां पे रिकवरी में एक ही रिकवरी कवर्ड नहीं है, कौन सी, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। शॉर्ट में बोलूं तो कोई भी खर्चा अगर PNL में क्या हो चुका था, डेबिट, और कल उठ के उसकी, तो वो 41(1) में टैक्सेबल होगा। बाकी सारे खर्चे 41(1) में टैक्सेबल होंगे जो रिकवर होंगे, एक खर्चा 41(4) में होगा, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अब एग्जांपल लेते हैं। समझो कि मैं
एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई एम्प्लॉय अपॉइंट होता है मैं उस पर ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर करता हूं। अब मेरा और एम्प्लॉय का अग्रीमेंट ऐसा है कि मैं तेरे पे ट्रेनिंग का खर्चा करूंगा 3 लाख रुपए का। मेरे यहां पे समझो 10 एम्प्लॉइज आए तो मैंने 30 लाख का खर्चा किया। ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर इज अ बिजनेस एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट किया। नाउ देयर इज एन अग्रीमेंट विद एवरी एम्प्लॉय दैट अगर तुम मेरा ऑर्गेनाइजेशन 2 साल के अंदर छोड़ के गए तो वही ट्रेनिंग का खर्चा मैं आपसे रिकवर करूंगा। अब समझो वो 10 एम्प्लॉइज में से 2 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, मैंने क्या किया उनसे रिकवर किया। कितना? 6 लाख। अब जब खर्चा किया था 10 एम्प्लॉइज पे 3 लाख 30 लाख डेबिट किया था, अब रिकवरी हुआ तो क्या करूंगा? क्रेडिट। 6 लाख क्रेडिट, रिकवरी ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट। बैठ रहा है दिमाग में? समझो कि आज मेरा बिजनेस है और देव आप कैशियर हो, आप 5 लाख रुपया लेके भाग गए, सो इट इज लॉस, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। क्या करूंगा मैं? पीएनएल डेबिट। मैंने आपके सामने कंप्लेंट फाइल किया पुलिस में, पुलिस ने आपको पकड़ा 2-3 साल बाद और मैंने आपसे 3 लाख रुपया रिकवर किया, क्या हो जाएगा? पीएनएल क्रेडिट। अगर कोई चीज डेबिट हुई है और वही चीज की रिकवरी हो रही है तो क्रेडिट करना है। बैठ रहा है दिमाग में? तुम और एक एग्जांपल लो। समझो मैंने आपको देव, आप मेरे अकाउंटेंट हो, मैंने आपको बोला भाई 70,000 का जीएसटी भरना है अपने को, पेबल आ रहा है, आप भर देना। आपने 70,000 में एक जीरो ज्यादा डाल दिया, 7 लाख भर दिया, पेमेंट हो गया। अब जीएसटी इज एन एक्सपेंडिचर, यू कैन डेबिट। कल उठ के आपने जीएसटी का रिफंड मांगा, 6,30,000 रुपया एक्स्ट्रा जो भरा वो रिफंड मांगा, रिफंड आया, क्या करोगे? पीएनएल क्रेडिट। कोई चीज डेबिट हुई है और उसकी रिकवरी हुई तो क्रेडिट करना है। जैसे बैड डेब्ट्स डेबिट होता है तो रिकवरी होती है तो क्रेडिट करते हैं, वैसे ही कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस या कोई भी ट्रेडिंग लायबिलिटी। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ट्रेडिंग लायबिलिटी क्या होता है? समझो मैंने देव आपसे कुछ गुड्स खरीदे, परचेज ऑन क्रेडिट। क्या एंट्री पास करते हो आप परचेज ऑन क्रेडिट का? मेरे बुक्स में क्या एंट्री पास करोगे? परचेजेस टू देव। परचेजेस कहां लिखते हो आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। और देव कहां दिखेगा मेरे बुक्स में? कहां पे? लायबिलिटी। अब तुम समझो कहां से क्या, पहला क्या गया? परचेज कहां गया? ट्रेडिंग। और देव कहां गया? ट्रेडिंग लायबिलिटी। सो इट्स अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। अब मेरे लिए ये क्या है? देव लायबिलिटी है, मेरे को पैसा देने का है। अब हुआ ये, सुनो मस्त पॉइंट है ये। आप लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा है? चालू होगा, अभी तक बाकी है, चलो ठीक है। अब है ना वो चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी है, समझो मैं ही, मेरी हालत एकदम खराब है। अब कंपनी बंद हो, इससे अच्छा हम कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आज मुझे पता है मेरी हालत खराब है और जिन लोगों को भी मैंने जिन लोगों से भी पैसा लिया है उनको भी पता है मेरी हालत खराब है। वो लोग क्या कर रहे हैं? मुझे आके हेल्प कर रहे हैं। दैट इज एंटायरली कॉन्सेप्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब समझो देव, मैंने आपसे गुड्स खरीदे थे 10 लाख के, मैंने क्या कर दिया? परचेस डेबिट कर दिया और आपको क्रेडिट कर दिया। अब देव को पता है कि सागर की हालत खराब है, 10 लाख रुपया रिकवरेबल नहीं है। तो अब देव क्या कर रहा है? देव मेरे पास सामने से आ रहा है, बोलता है सागर 10 लाख देना है ना, एक काम कर 4 लाख ही दे। देव ऐसा सोच रहा है एटलीस्ट जो मिले वो मिले। 6 लाख वो क्या कर रहा है पता है? वेव, मतलब वो बोल रहा है मैं तो भूल जाता हूँ 6 लाख, कंपनी बंद होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए सब लोग आते हैं, मेरे शेयर होल्डर्स आते हैं, मेरे को बोलते हैं सागर 10 रुपए की शेयर्स की फेस वैल्यू है, चलो 2 रुपया कर देते हैं। मतलब सब लोग अपना कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब तुम समझो देव, मैंने आपसे कोई पैसा रिकवर नहीं किया है, बट आपको समझ में आ रहा है मेरे को आपसे बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? पहले मेरे को कितना देना था आपको? 10 लाख। अभी कितना देना है? 4। मतलब मैंने तो पीएनएल में डेबिट कितना कर दिया था? 10। अब मैं क्या करूंगा? 6 लाख क्रेडिट करूंगा। दैट इज अ बेनिफिट। सो वो ट्रेडिंग लायबिलिटी के लिए वर्ड बेनिफिट इज यूज्ड। ट्रेडिंग लायबिलिटी कभी रिकवर नहीं होती है, बाकी लॉस और एक्सपेंस के लिए रिकवरी वर्ड इज यूज्ड। सो कोई भी खर्चा आपने अगर पीएनएल अकाउंट में क्या किया होगा? डेबिट,
और वही खर्चे की क्या हो रही है, रिकवरी, तो क्या करोगे, क्रेडिट। समझा? 41(1) covers all recoveries except one recovery and that is recovery of bad debts। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से प्रोविजन है 41(4)। बोलो इजी है? सो ये चार सेक्शंस कौन से थे, 41(1), 41(2), 41(3) एंड 41(4)। सो ये चारों सेक्शंस आपके कंप्लीट हुए। एक लास्ट पॉइंट इस एग्जांपल दे देता हूं। समझो मेरे को पेनल्टी भरने को आ रहा था अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ 7,000 रुपया, 7,000। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला देव 7,000 पेनल्टी आ रहा है। देव ने 1 0 ज्यादा लगा दिया, 70,000 भर दिया, 70,000 पेनल्टी पे कर दिया है। अब कल उठ के मुझे 63,000 का रिफंड आएगा, क्या होगा, क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? पेनल्टी जब आप पे करोगे तो डेबिट होगा क्या, नहीं ना, पेनल्टी ब्रीच ऑफ लॉ, तो ये डेबिट नहीं हो सकता। तो अब जो रिकवरी होगी वो क्रेडिट भी नहीं होगी। अरे समझा कि नहीं? सो वो चीज ध्यान में रखना, क्रेडिट भी नहीं होगी। सो ये आपका 4 सेक्शंस कंप्लीट हुए, लिख लेंगे आप लोग। चलो डन। अब यहां पे ध्यान दो। अब है ना, ये देखो कौन सा सेक्शन आ गया, 43B। याद है 43B? बहुत बार किया है अपन ने, क्या? नहीं, 43B बोनस एंड कमीशन में आया था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। क्या था इसमें कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले अगर आप खर्चा कर दोगे तो हम तुम्हें करंट ईयर में माइनस करने देंगे, बाद में करोगे तो ईयर ऑफ पेमेंट। अब तुम्हें ना यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेंस दिए हैं, ये सारे खर्चे के लिए वो रूल अप्लाई होगा। क्या है? इफ अबाउ एक्सपेंसेस आर पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न then deduction is allowed in current year. If paid after due date, deduction is allowed in the year of payment or deposit। कौन कौन से खर्चे यहां पे कवर्ड है? तो देखो, पहला एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड फंड, ग्रेचुइटी फंड, सुपर एन्युएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड एनी फंड एज पर एनी लॉ। मतलब शॉर्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, ये तो अपन ने पता है 36(1)(2) में पढ़ा था। ये सब अपन ने 36(1)(4), 36(1)(4A), 36(1)(5) में पढ़ा था, नेशनल पेंशन स्कीम, फिर RPF एंड वो सब। फिर इंटरेस्ट वाला पॉइंट याद करो, अपन ने 36(1)(3) में पढ़ा था कि अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन से लोन ली है तो 43B के हिसाब से मिलेगा, अगर आपने किसी और से लोन ली है तो एज पर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लीव एनकैशमेंट, पता है अपन ने सैलरी में पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को लीव्स के बदले सैलरी दे सकता है। तो अब एम्प्लॉयर के लिए वो लीव एनकैशमेंट क्या है, इट्स एन एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस अलाउड होगा किसको, एम्प्लॉयर को। कैसे अलाउड होगा, पे कर देगा तो। and any sum payable to Indian Railways for use of railway assets। अभी समझो आप रेलवेज को पेमेंट कर रहे हो, जैसे फ्रेट का पेमेंट कर सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो कहना से वो क्या हो जाएगा, आपको माइनस करने मिलेंगे, इतने खर्चे आपको माइनस करने मिलेंगे। कब मिलेंगे? अगर आप ड्यू डेट के पहले पे कर दोगे तब। अच्छा, इसके अलावा जो खर्चे होंगे वो भी माइनस कर सकते हो, बट उसके लिए फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखना पड़ेगा। मर्केंटाइल फॉलो किया तो ड्यू बेसिस, कैश फॉलो किया तो पेमेंट बेसिस। समझा? अब आप लोग 43B लिखोगे, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, नोट नंबर 1 लिखोगे। मैंने अभी तक इतना ही एक्सप्लेन किया है बस। नोट नंबर 2 में एक करेक्शन आएगा, सिर्फ डी अबाव आएगा, ई एंड एफ हट जाएगा, डी अबाव लिखा आएगा बस। ये नोट नंबर 2 भी कॉपी कर लोगे, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी। सो अभी आप लोग 43B हेडिंग दोगे, नोट नंबर 2 तक लिखोगे। मैंने नोट नंबर 1 तक आपको एक्सप्लेन
कर दिया है। ठीक है,